तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 4 ऐसे स्ट्रक्चर जो कि डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होते हैं और साथ ही साथ जो व्यूअर्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर ये वीडियो बनाई है। तो देखिए, जब हम इज एम आर प्लस टू का यूज करते हैं तो गोइंग टू या अबाउट टू का यूज क्यों नहीं कर सकते, या फिर इनका क्या मतलब होता है। इन तीनों से ही ये जो तीनों स्ट्रक्चर है, इज एम आर टू का यूज करें या फिर गोइंग टू या तो अबाउट टू, इन तीनों का ही मतलब होता है कोई काम होने वाला है। सेकंड, इज एम आर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका ये भी मतलब होता है कोई काम करना है, और इसमें टू के बाद हम बी का प्रयोग कब करें। और इसके साथ ही साथ इज एम आर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अंतर क्या है। इसका भी मतलब होता है कोई काम करना है या पढ़ता है या होगा। ये तीनों सेंस में यूज होता है हैज हैव टू। और थर्ड क्वेश्चन है कि वॉज वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है कोई काम करना था, वर्सेस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या अंतर है, जिसका मतलब होता है कोई काम करना था, बिल्कुल वॉज वर की तरह कोई काम करना था। लेकिन इसका ये भी मतलब हो जाता है पढ़ता था या पढ़ा, वो अभी आप लोगों को पता चलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए, इज एम आर प्लस टू वर्सेस गोइंग टू वर्सेस अबाउट टू। तो देखिए, अगर हम बात करें इज एम आर प्लस टू और इज एम आर प्लस गोइंग टू, जनरली एक्सप्रेस इंटेंशन और फ्यूचर एक्शन, मतलब कि आमतौर पर इरादा या भविष्य में होने वाले काम को व्यक्त करता है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर। आई एम अबाउट टू, अगर हम ये बोले अबाउट टू का यूज करें तो ये इंप्लाइज अ मोर इमीडिएट एक्शन, मतलब कि तुरंत होने वाले कार्य के बारे में बताता है। एज इफ समथिंग इज अबाउट टू हैपन इन वेरी नियर फ्यूचर, मतलब कि भविष्य में बहुत जल्दी होने वाले काम को ये बताता है। आई एम टू और आई एम गोइंग टू आमतौर पर इरादा और भविष्य के काम को व्यक्त करते हैं। आई एम अबाउट टू का मतलब है एक तत्काल होने वाले काम से, मतलब कि जो काम तुरंत होने वाला है, जैसे भविष्य में तुरंत घटित होने वाला हो कोई काम। एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे। देखिए, अगर मैं कहता हूं मुझे ये रिपोर्ट दोपहर तक जमा करनी है, या फिर आप लोग दूसरे प्रकार से समझ सकते हैं, मैं ये रिपोर्ट दोपहर तक जमा करने वाला हूं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, मुझे ये रिपोर्ट दोपहर तक जमा करनी है या मैं ये रिपोर्ट दोपहर तक जमा करने वाला हूं। तो हम 3 स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। पहला है आई एम टू सबमिट दिस रिपोर्ट बाय नून, यहाँ पर हमने एम टू का यूज किया। इसी प्रकार से इज टू आर टू का भी यूज करते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना कि एम टू दिखा रहा हूं तो केवल एम टू नहीं, इज टू आर टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उनका यूज होगा। आई एम गोइंग टू सबमिट दिस रिपोर्ट बाय नून, इसका भी वही मतलब है, मुझे ये रिपोर्ट दोपहर तक जमा करनी है। और आई एम अबाउट टू सबमिट दिस रिपोर्ट बाय नून, मुझे ये रिपोर्ट दोपहर तक जमा करनी है, इसका भी वही मतलब है। तो इनमें अंतर क्या है। तो देखिए, जब हम एम टू का यूज कर रहे हैं, ये भी भविष्य के बारे में बता रहा है कि मुझे ये रिपोर्ट जमा करनी है दोपहर तक, मैं दोपहर तक ये रिपोर्ट जमा करने जा रहा हूं और मैं दोपहर तक इस रिपोर्ट को जमा करने वाला हूं। तो तीनों में कुछ अंतर नहीं है सेंटेंसेस में, बस किसी में कोई काम जल्दी हो जाएगा, किसी में कोई काम बाद में होगा। तो देखिए, एम टू या गोइंग टू, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू और गोइंग टू में क्या अंतर है, सबसे बड़ी बात ये है। देखिए, अगर हम एम टू का यूज करते हैं तो ये फॉर्मल है, मतलब कि औपचारिक है। इज अ मोर फॉर्मल एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ डायरेक्टिव और ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू सबमिट दिस रिपोर्ट बाय नून, किसी निर्देश या दायित्व को व्यक्त करने का एक अधिक औपचारिक और पारंपरिक तरीका है अगर हम आई एम टू का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे ये रिपोर्ट दोपहर तक जमा करनी है, तो आई एम टू एक औपचारिक तरीका है, मतलब फॉर्मल है कि हम इस प्रकार से बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लगाते हैं। और अगर हम गोइंग टू की बात करें, इज अ मोर कैजुअल एंड जनरल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्यूचर इंटेंशन और प्लान्स। फॉर इंटेंस, आई एम गोइंग टू सबमिट दिस रिपोर्ट बाय नून, इसका भी वही मतलब है, लेकिन ये अनौपचारिक तरीके से यूज होता है, मतलब कि ये फॉर्मल नहीं होता लेकिन यूज किया जाता है। तो देखिए, गोइंग टू का क्या मतलब होता है, भविष्य के इरादों या योजनाओं को व्यक्त करने के लिए एक अधिक अनौपचारिक। एम टू आर टू इज टू क्या है, औपचारिक तरीका है, और ये क्या है, गोइंग टू अनौपचारिक तरीका है और सामान्य तरीका है।
उदाहरण के लिए मैं ये रिपोर्ट दोपहर तक जमा करने जा रहा हूँ। इनफॉर्मली यूज होता है, लेकिन ये हर जगह मान्य है, मतलब कि सबसे ज़्यादा ये स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, कन्वर्सेशन में यूज़ किया जाता है। आई एम टू की जगह गोइंग टू का ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब प्लस टू, मतलब कि इज एम आर प्लस टू एक फॉर्मल तरीका है लिखने का या बोलने का, और गोइंग टू इनफॉर्मल तरीका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं अबाउट टू। अबाउट टू का यूज़ कब करते हैं? तो देखिए, दिस इंडिकेट्स दैट यू आर ऑन द वर्ज ऑफ सबमिटिंग द रिपोर्ट एंड एम्फसाइजेस द इमीडिएसी ऑफ द एक्शन। इट सजेस्ट्स यू आर रेडी टू सबमिट इट वेरी सून, मतलब कि आप इसे जल्द ही सबमिट करना चाहते हैं इस रिपोर्ट को, जिस रिपोर्ट के बारे में बात हो रही थी अभी, जो अभी मैंने आपको अबाउट टू वाला सेंटेंस दिखाया था, जो ये है, आई एम अबाउट टू सबमिट दिस रिपोर्ट बाय नून, मतलब कि मैं बहुत जल्दी इस रिपोर्ट को सबमिट करने वाला हूँ दोपहर में। तो अबाउट टू क्या करता है? ये इंगित करता है कि आप रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कगार पर हैं और कार्रवाई की तत्कालिता पर जोर देते हैं, मतलब कि काम जल्दी होने वाला है, ये बताते हैं। इससे पता चलता है कि आप इसे बहुत जल्द सबमिट करने के लिए तैयार हैं जब हम अबाउट टू का यूज़ कर रहे हैं। जब एम टू का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई काम हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, हम फ्यूचर में करेंगे, एक प्लानिंग है, लेकिन जल्दीपन नहीं दिखाता है एम टू या गोइंग टू। एम टू का यूज़ करते हैं फॉर्मली और गोइंग टू का यूज़ करते हैं इनफॉर्मली, लेकिन गोइंग टू सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कन्वर्सेशन और स्पोकन इंग्लिश में। तो इतना क्लियर हुआ, अबाउट टू, गोइंग टू और एम टू, इज टू, आर टू, एम टू के साथ ही होते हैं, ठीक है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब देखिए स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इज एम आर प्लस टू, मतलब कोई काम होने को है या होने वाला है, तो जनरली एक्सप्रेस इंटेंशन और फ्यूचर एक्शन, मतलब कि भविष्य के बारे में या कोई इरादा बताता है ये स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम टू गो टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। वो पत्र लिखने को है, ही इज टू राइट अ लेटर। अगर हिंदी यहाँ पर ये भी हो, वो पत्र लिखने को है या वो पत्र लिखने वाला है, तो भी हम बोल सकते हैं ही इज टू राइट अ लेटर। ओके, अगर कोई काम जल्दी होने वाला है और हमें लगता है कि वो जल्दी लिखेगा पत्र, तो हम यहाँ पर कर देंगे ही इज अबाउट टू राइट अ लेटर। इसमें हम टाइम शेड्यूल भी दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से कितने बजे, जैसे कि आई एम टू अटेंड द मीटिंग एट 3 PM, मतलब मुझे 3 बजे की मीटिंग में शामिल होना है। ही इज टू सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमारो, उसे कल तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। दे आर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय दिस इवनिंग, उन्हें आज शाम तक परियोजना पूरी करनी है, मतलब प्रोजेक्ट पूरा करना है। देखिए व्यूअर्स का ये भी क्वेश्चन होता है, आर दिस सेंटेंसेस करेक्ट? तो मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है ग्रामर के अनुसार। यस, द इंग्लिश सेंटेंसेस आर करेक्ट। दे यूज एम टू, इज टू एंड आर टू appropriately to convey obligations, plans and schedules event, मतलब कि दायित्वों, योजनाओं या निर्धारित घटनाओं को उचित रूप से बताने के लिए इज टू, एम टू, आर टू का यूज किया जाता है फॉर्मली। इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे वे अगले महीने एक नए परियोजना की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हम कहते हैं दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ, वो जल्द ही एक नई कार खरीदने जा रही है। शी इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार सून। दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्स और इंटेंशंस, मतलब कि ये वाक्य भविष्य की योजनाओं और इरादों को व्यक्त करते हैं। एम टू, इज टू, आर टू भी और गोइंग टू भी और अबाउट टू भी, लेकिन इनमें क्या अंतर है आप लोगों को पता चल गया है। तो आइए अब आते हैं आंसर नंबर 2। इज एम आर प्लस टू, कोई काम होने को है इच्छा से, ठीक है, कोई काम हम अपनी इच्छा से करना चाहते हैं, हम पे कोई दबाव नहीं है। इज एम आर प्लस टू बी का यूज कब करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ये भी पता चलेगा आपको। देखिए ही, सी, इट या किसी नाम के साथ इज का यूज करेंगे, आई के साथ एम का, यू, वी, दे या किसी बहुवचन संज्ञा के साथ हम आर का यूज करते हैं। तो इतना तो आपको पता होगा। तो देखिए
मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, तो हम कहते हैं आई एम टू गो टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेला जाने को है अगर कहा जाए तो क्रिकेट इज टू बी प्लेड। अब देखिए टू बी का यूज हुआ इज के बाद और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या है? ये पैसिव है, ये इसका पैसिव है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। टू बी का यूज कब करते हैं? इज टू, एम टू, आर टू का पैसिव होता है। जैसे कि वो पत्र लिखने को है, ही इज टू राइट अ लेटर, और एक पत्र लिखा जाने वाला है, अ लेटर इज टू बी रिटन। ठीक है, टू बी रिटन मतलब कि पत्र लिखा जाने वाला है, ये पैसिव का सेंटेंस है। इसी प्रकार से उसे इनाम दिया जाना है या इनाम दिया जाने वाला है, ही इज टू बी रिवॉर्डेड, ये भी पैसिव का सेंटेंस है। तो आप लोगों को पता चला कि टू बी का यूज कब करते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब देखिए हैज, हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। और ये कंपल्सन दिखाता है, मतलब कि मजबूरी दिखाता है कि कोई काम करना ही है या करना होगा, ये सेंस देता है। जैसे कि मुझे पढ़ना पड़ता है अगर हम कहें, या फिर हम कहें मुझे पढ़ना है, या फिर हम कहें मुझे पढ़ना होगा, तो हम कहते हैं आई हैव टू रीड। उसे स्कूल जाना पड़ता है या जाना है, हम कहते हैं ही हैज टू गो टू स्कूल। उसे यहाँ आना पड़ता है या आना है, ही हैज टू कम हेयर। हमें ये काम करना पड़ता है या करना है, वी हैव टू वर्क। तो इज, एम, आर प्लस टू वर्सेस हैज, हैव प्लस टू में अंतर ये है कि जब हम इज, एम, आर प्लस टू का यूज करते हैं तो वहां पर कोई कंपल्सन नहीं होता। हम डायरेक्टली सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कोई काम हमें करना है। जबकि हम हैज, हैव प्लस टू का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई काम करना जरूरी है, मतलब ये मजबूरी को दिखाता है कि वो करना ही होगा वो काम। अगर हम यहाँ पर यही बोले कि मुझे पढ़ना होगा तो आई हैव टू रीड, तो भी हम यही कहेंगे। तो ये कंपल्सन को दिखा सकता है। अगर मुझे मजबूरी दिखानी कि मुझे कोई काम करना ही होगा तो मैं हैव टू का यूज करूंगा, ना कि आई एम टू रीड। आई एम टू रीड से क्या पता चलेगा? मैं पढ़ने को हूं या मैं पढ़ने वाला हूं, मुझे पढ़ना है, आई एम टू रीड। लेकिन यहाँ कोई कंपल्सन नहीं है। जब हम हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं तो वहां कंपल्सन मतलब कि कोई काम करना ही है, जरूरी है वो करना। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखिए हैज, हैव और हैड प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कोई काम किया जाना है या था, वो भी जरूरी, मतलब कि कंपल्सन है। ये पैसिव है हैज, हैव का। और पास्ट में बताने के लिए हैड का यूज करते हैं। हमें पार्टी में आमंत्रित किया जाना है, कौन करेगा पता नहीं, ये पैसिव का सेंटेंस है। देखिए वी हैव टू बी इनवाइटेड टू द पार्टी, टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस कमरे को पेंट करना है, पेंट कौन करेगा पता नहीं। अब बताना जरूरी नहीं है, तभी हम पैसिव का यूज करते हैं। हम चाहे तो बता भी सकते हैं बाय लगा के, ऐसे कोई वो बाउंडेशन नहीं है कि नहीं बता सकते, बता सकते हैं। लेकिन पैसिव का यूज तभी किया जाता है जब हमें ये ना बताना हो कि काम कौन करेगा, हमें फर्क नहीं पड़ता, बस इस कमरे को पेंट करना है, इस कमरे को पेंट किया जाना है। दोनों प्रकार से बोल सकते हैं आप। दिस रूम हैज टू बी पेंटेड, इस कमरे को पेंट किया जाना था, तो पैसिव है। लेकिन पास्ट में बोला जा रहा है तो हैड टू बी का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए आंसर नंबर 3, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने इज टू, एम टू, आर टू के बारे में बताया, उसी प्रकार से पास्ट के लिए वॉज टू, वर टू का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। उसे स्कूल जाना था, ही वॉज टू गो टू स्कूल। हम डायरेक्टली पास्ट में उस काम के बारे में बताते हैं जो कि काम पूरा नहीं हुआ लेकिन उसे करना था, ऐसा बताते हैं। तो उसे स्कूल जाना था, इसका मतलब है ही वॉज टू गो टू स्कूल। उसे जाना था पर वो गया कि नहीं गया इसका नहीं पता। वो कंप्यूटर खरीदने वाला था, ही वॉज टू परचेज अ कंप्यूटर, लेकिन उसने खरीदा कि नहीं खरीदा ये नहीं पता, ये सेकंड क्लॉज से पता चल जाएगी। बट ही डिडंट परचेज, पर उसने नहीं खरीदा, ऐसे कह सकते हैं। वो कंप्यूटर खरीदने वाला था या कंप्यूटर खरीदने को था या उसे कंप्यूटर खरीदना था। लेकिन हम ये बोल क्यों रहे हैं वॉज टू से? इसलिए बोल रहे हैं कि उसने वो काम नहीं किया होगा, तभी तो ये बोल रहे हैं। जैसे कि हमें नहाना था, हम नहाने को थे लेकिन हम नहीं नहा पाए, ऐसा सेंस देता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, वी वर टू बैथ बट वी कुडंट टेक अ शावर, लेकिन हम नहीं नहा पाए। हमें नहाना था लेकिन हम नहीं नहा पाए,
ये सेंस देता है वॉज टू वर टू। मुझे घर आना था, मैं घर आने वाला था, आई वॉज टू कम होम, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई कि नहीं आ पाया, ये सेंस आता है इससे। तो आप लोगों को पता चला कैसे यूज करते हैं वॉज टू या वर टू का। वॉज या वर प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। जैसे क्रिकेट खेला जाने को था, क्रिकेट वॉज टू बी प्लेड, टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक पत्र लिखा जाने वाला था, अ लेटर वॉज टू बी रिटन, उसे इनाम दिया जाना था, ही वॉज टू बी रिवॉर्डेड। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि कभी हिंदी पर मत जाइए, उस स्ट्रक्चर का सेंस क्या होता है ये समझिए। इस हिंदी को तो हम कई प्रकार से बोल सकते हैं, आप लोग स्ट्रक्चर को समझिए कि वो स्ट्रक्चर यूज क्यों होता है, इस पर फोकस करिए हमेशा। जब भी कोई स्ट्रक्चर मिले तो वो स्ट्रक्चर बना किस लिए है, मतलब कि इसका यूज क्या है, उस यूज को समझिए, ना कि हिंदी को समझिए कि ये हिंदी ऐसी लिखी हुई है तो इस स्ट्रक्चर से यही मतलब हो गया। नहीं, देखिए क्रिकेट खेला जाने को था तो हम बोलते हैं क्रिकेट वॉज टू बी प्लेड। क्रिकेट खेला जाने वाला था, अब कहेंगे वाला के लिए अब क्या लगाए हम, तो वाला के लिए भी यही इंग्लिश होगी, क्रिकेट वॉज टू बी प्लेड। अगर हम कहें क्रिकेट खेला जाना था तो भी हम कहेंगे क्रिकेट वॉज टू बी प्लेड। आप कहेंगे को क्यों हट गया, तो हिंदी पर मत जाइए, उसका सेंस क्या होता है स्ट्रक्चर का ये समझिए हमेशा। अब देखिए हम हैड टू का यूज कब करते हैं। हैड टू से हम कंपल्सन दिखाते हैं। जैसे मुझे बाजार जाना था, या मुझे बाजार जाना पड़ता था, या फिर मुझे बाजार जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू द मार्केट। आप कहेंगे एक सेंस ये दे रहा है कि बाजार जाना पड़ा मतलब कि मैं बाजार जा चुका था, बाजार जाना पड़ता था मतलब कि मुझे वो काम रोज करना पड़ता था, ऐसा सेंस आ रहा है। बाजार जाना था मतलब कि मैं गया नहीं, अभी जाना बाकी था। तो ये तीनों सेंस देता है हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए अब मैं बताता हूँ किस प्रकार से। उसे यहाँ आना था, या आना पड़ता था, या आना पड़ा, ही हैड टू कम हियर। मुझे गेम जीतना था, आई हैड टू विन द गेम। तो जब भी आप लोग इस चीज में कंफ्यूज हो कि जैसे मुझे बाजार जाना था, पड़ता था या पड़ा, तो आप लोग ये समझिए कि हैड टू हमेशा आपकी कन्वर्सेशन पर डिपेंड करता है, आपकी बातचीत पर डिपेंड करता है। जो आपने पहले बोला उस पर डिपेंड करता है कि अब हैड टू का मतलब क्या है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कंपल्सन दिखाता है, इतना समझिए बस। देखिए इसका पैसिव हो जाता है हैड टू बी। क्रिकेट खेला जाने को था, एक पत्र लिखा जाने वाला था, अ लेटर हैज टू बी रिटन, उसे इनाम दिया जाना था, ही हैड टू बी रिवॉर्डेड। तो आप लोगों को पता चला कि हैड टू बी और वॉज वर प्लस टू बी में क्या अंतर है। हैड टू बी का यूज हम करते हैं कोई कंपल्सन दिखाने के लिए कि कोई चीज जरूरी थी करना पास्ट में, जबकि वॉज टू या वर टू से कुछ ऐसा नहीं होता, हम डायरेक्टली बताते हैं कि कुछ करना था हमें, ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं था, हमें कुछ करना था पास्ट में, शायद वो नहीं हो पाया या हो पाया, इसके बारे में हम आगे के सेंटेंस में बता सकते हैं। ज्यादातर वो चीज नहीं हो पाती तब हम वॉज टू वर टू का यूज करते हैं, और हैड टू का भी, और हैड टू बी और वॉज टू बी इसका भी। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस पार्ट को काफी लोग स्किप कर देते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए फ्यूचर के लिए। देखिए मुझे पार्क जाना होगा, आई विल बी टू गो टू पार्क। अगर हम ये बोले आई हैव टू गो टू पार्क, इसका क्या मतलब हुआ, आई हैव टू गो टू पार्क, इसका भी मतलब है मुझे पार्क जाना होगा। लेकिन जब हम हैव टू का यूज कर रहे हैं कि मुझे जरूर जाना होगा, मेरे ऊपर कुछ कंपल्सन हो, कोई मेरी मजबूरी है कि मुझे पार्क जाना ही होगा। जब विल बी टू का यूज कर रहे हैं तो ऐसा कोई नहीं है, हम डायरेक्टली बता रहे हैं कि भविष्य में भाई आई विल बी टू गो टू पार्क, मुझे पार्क जाना होगा, हमें उसे बुलाना होगा, वी विल बी टू कॉल हिम, आपको आना होगा, यू विल बी टू कम। और विल हैव का भी यूज कर सकते हैं, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू पार्क, ये क्या दिखाता है, कंपल्सन, विल हैव टू। हमें उसे बुलाना पड़ेगा, वी विल हैव टू कॉल हिम, आपको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। दोस्तों जरूर बताएं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए और आप लोगों को किस चीज में कंफ्यूजन रहती है।